हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को, और हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, परिभाषा की, कि डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है आपकी परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की। तो इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वह संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है, दोनों ही एक ही चीज़ है, जहाँ p व q आपके पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं हो सकता। परिमेय संख्याएं कहलाती है। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या हुई, वह संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो सकता, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, q इज इक्वल्स टू, इस तरीके से आप बनाएंगे, p बाय q वेयर p एंड q एलिमेंट ऑफ i, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जो इतनी बड़ी डेफिनेशन थी ना, उसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में संकेतकों के रूप में लिखा तो वो इतनी सी हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, p q एलिमेंट ऑफ i यानी इंटीजर। देखो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये जब आप सेट्स पढ़ेंगे ना, समुच्चय, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब हम सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से 11th क्लास के अंदर, तो ये आपको झट से समझ में आ जाएगा। तब तक आप ऐसा समझ लीजिए कि p और q इंटीजर हैं और q आपका 0 नहीं हो सकता है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। किस चीज़ की डेफिनेशन थी ये आपकी, परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। और इसका सिंबल क्या होता है, परिमेय संख्याओं का संकेतक क्या होता है, वो होता है बच्चा q। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली या सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं। तो ये तो बात हुई बेसिक डेफिनेशन और नोटेशन की। अभी तक हमने रेशनल नंबर का नोटेशन और डेफिनेशन देखी है। देखो भाई, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद करना। तो अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3/5 की, तो क्या 3/5 आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं? यस, हाँ। क्यों है? परिमेय संख्याओं के लिए कंडीशंस क्या क्या थी? p बटे q का रूप होना चाहिए। तो भैया पहली कंडीशन थी p बाई q फॉर्म होनी चाहिए। चलिए, p बाई q फॉर्म है। दूसरी कंडीशन क्या थी? p एंड q आपके इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? p इज इक्वल्स टू 3, q इज इक्वल्स टू 5, दोनों इंटीजर हैं। चलिए, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। एंड थर्ड, q इज नॉट इक्वल टू 0। q कितना है? 5, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई। दैट मीन्स ये आपका परिमेय है, रेशनल है। अगर मैं बात करूं ओनली 2 की,
तो ओनली 2 क्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं है भैया, 10वीं में 10th में ये चीज़ पढ़कर आए हो कि ये आपकी रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है, 9th में भी पढ़ा होगा। देखो अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिखता हूँ तो क्या ये p/q फॉर्म बना? बिल्कुल बना। क्या p एंड q इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या q इज इक्वल्स टू q इज नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 0 के लिए तो उसके अपॉन में भी 1 आ सकता है, क्योंकि किसी के भी अपॉन में अगर अपन 1 लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये तीनों चीज़ें फॉलो हो जाएगी। दैट मीन ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को आप Q से लिखते हैं, Q से अपन इसको दिखाते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी कुछ रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की, जो आप पढ़कर आए हैं और मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली परिभाषा है हमारी इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है वह q शून्य नहीं हो सकता है। तो देखिए पिछली डेफिनेशन और ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट ये नेगेटिव है। यहाँ पर ये नहीं हुए, बस यहाँ पर कैन नॉट है, वहाँ पर क्या था, विच कैन बी। सिर्फ ये जो नॉट है ना, ये नॉट नहीं, इसके कारण पूरी की पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई। दैट मीन्स मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसकी एक और परिभाषा ये भी हो सकती है, द नंबर्स विच आर नॉट rational are called irrational। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अपरिमेय कहलाती है। तो देखिए पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी रेशनल नंबर की थी, परिमेय संख्या की थी, सिर्फ एक नहीं आ गया, सिर्फ एक नॉट आ गया, तो मैंने यहाँ पर एक और डेफिनेशन जनरेट कर ली, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं वो आपकी अपरिमेय कहलाती है। तो अब इस अपरिमेय को व्यक्त कैसे करते हैं? अपरिमेय को व्यक्त करते हैं आप Q क्वांटिनम से, Q के ऊपर एक इस तरीके से C लगा देते हैं, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर का सिंबल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं Q क्वांटिनम। हम Q क्वांटिनम इज इक्वल्स टू p/q नहीं लिख सकते, वो संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर आपका p एंड q एलिमेंट ऑफ i मतलब इंटीजर के अवयव हैं। कैसे होगा वो समुच्चय सिद्धांत में आएगा, एक बार आप लोग वेट कीजिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। दोबारा से एक बार वहाँ पर क्विक फायर लूँगा, 10 से 15 मिनट का जब सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा, एक ही लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम दोबारा वहाँ पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेट पढ़ाना होगा, तो सेट में ये चीज़ वापस आएगी, तो इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका सेट थ्योरी में भी इसका इंपॉर्टेंस है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यार एक चीज़ देख लो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बच्चा, लास्ट फ्रैक्शन को पढ़ा था, भिन्न को पढ़ा था। तो यार भिन्न क्यों पढ़ाया मैंने? अगर मैं इस चीज़ को छुपा दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है, p/q फॉर्म और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आपकी भिन्न को दर्शाती है। लेकिन जैसे मैंने बोला p एंड q आर इंटीजर्स, p और q पूर्णांक हैं, तो वो आपका कहाँ चला गया था? वो आपका रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं में चला गया, और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो इसलिए कल मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार फ्रैक्शन क्यों चालू कर दिया, ये क्यों कर दिया, नंबर सिस्टम में कब से फ्रैक्शन आने लग गया? हाँ भाई, नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? ताकि यार सेम चीज़ें साथ साथ में कवर हो जाए। देखो फ्रैक्शन मैंने कवर कर दिया और उससे रिलेट करके इसको पढ़ा दिया। तो रिलेटिव स्टडी, जो आपको चीज़ों को रिलेट करना है, एक साथ जो चीज़ें होती है उनको एक साथ पढ़ना है, ताकि आप अपनी मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कर सकें। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क के अंदर आप कम मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। कम मेहनत इन द सेंस ये नहीं है कि बिल्कुल ही मेहनत छोड़ दो। डायरेक्शन जो है मेहनत की वो एकदम सही हो और यूनिक हो, तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, दैट इज़ हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं।
नेक्स्ट जो नंबर था, हमने बोला था कि हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे, तो इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन is called या are called real numbers। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपकी बात आई संख्या रेखा नंबर लाइन कि भाई साहब ये संख्या रेखा नंबर लाइन क्या होता है। तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो यार कि बीच में क्या होता है, बीच में आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, इसके इस साइड क्या होते हैं, इस साइड आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 3, 4, 5, 6। इस तरफ नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो जो ज़ीरो होता है ना वो तो सिर्फ एक बैरियर है। उस दिन भी बताया था ज़ीरो एक क्या है, बाड़ाबंदी है, बैरियर टाइप में कुछ है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो के इस साइड वाले सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं जहाँ तक चल रही है। और ज़ीरो से जो इधर वाले होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी और मैं पहले एक बार बता चुका हूँ जब मैंने ये बताया था कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ज़ीरो एक स्पेशल बैरियर है जिसके इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो अब देखिए इसके ऊपर सारे के सारे जो रेशनल है और इर्रेशनल नंबर है वो भी प्लॉट होते हैं। इसके ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर सारे के सारे रेशनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे। रेशनल प्लस इर्रेशनल। अगर मैं बात करूं सपोज √2 की, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.42 के आसपास। दैट मीन्स यहाँ कहीं 1.5 होगा और फिर यहाँ कहीं √2 मिलेगा मुझे। ठीक है, सिमिलरली √3, √5 वो सब हम निकालते रहेंगे। जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे ना, क्या करते थे, √2 का यहाँ पर बनाते थे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उससे क्या करते थे, एक आर्क डालते थे और वो आर्क यूँ आके लगता था। याद आ गया? उस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर हैं वो ही आपका रियल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ रेशनल प्लस इर्रेशनल। हिंदी में बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मेल है, जो जोड़ है, वही मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाता है। सारी की सारी रेशनल और इर्रेशनल संख्याएं टुगेदर रियल नंबर्स कहलाती है। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर। तो कैपिटल आर जो है वो इसका सिंबल होता है। रियल नंबर को दिखाने के लिए हम कैपिटल आर का उपयोग करते हैं, कैपिटल आर को काम में लेते हैं। और आप सभी बहुत समझदार हैं तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू क्वांटिनम। क्यों? क्योंकि R है आपका रियल नंबर्स का सिंबल, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बराबर Q है आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और Q क्वांटिनम है आपका इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो इसको भी आप याद रखें, इसको जरूर याद रखें। जैसे ये सिंबल याद रह जाएगा, ये तो याद रहने वाली बात ही है, और ये बच्चों वाली चीज़ें आप पढ़कर आए हुए हो पहले। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर हम पढ़ेंगे द लास्ट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में डेसिमल एक्सपांशन नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ आर का दशमलव प्रसार। मतलब जो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं थे उनके दशमलव प्रसार की बात करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन यहाँ तो क्या हो सकता है, आप पढ़कर आए हैं, यहाँ तो वो रुक सकता है एक तरीके से। देखिए इस तरीके से रुक गया 0.6, या फिर इस तरीके से चलता रहे 0.66666,
एक तो ये तरीका हो सकता है। एक और क्या चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ हो सकती है बच्चा कि वो इस तरीके से चलता रहे 6 2 3 1 2 5 8 कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर आप कोई भी डिवाइड लगाएं तो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 6/10 तो वो मुझे मिलेगा 0.6। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/3 तो वो मुझे मिलेगा इस तरीके का कुछ। और ये मान लो कुछ भी मैं लिखता हूँ उसका एक्सपांशन आता है 6 2 3 1 2 5 8। तो यार ये क्या है, ये दशमलव के बाद रुक जा रहा है, डेसिमल के बाद में ये स्टॉप हो जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलते हैं बच्चा शांत। तो इसका पहला टाइप हुआ शांत, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है अशांत। एक जो दशमलव के बाद रुक जा रहा है और एक जो दशमलव के बाद नहीं रुक रहा है, दैट मीन्स आपका अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था, आप लिख लीजिए शॉर्ट के अंदर, क्या डेसिमल के बाद स्टॉप। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को पता चल गया होगा दशमलव के बाद रुक रहा है। और यहाँ आप लिख लीजिए डेसिमल के बाद नॉन स्टॉप, मतलब रुक नहीं रहा, या स्टॉप नॉट ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या थे, 0.625 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और यहाँ पर देखिए 2 टाइप के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उन 2 टाइप के एग्जाम्पल्स को आप कैसे लिख सकते हैं यार। एक चीज़ क्या हो रही थी, ये क्या है 0.6666 और ये चलता जा रहा है, और एक सपोज 0.3333 और ये भी चलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न में नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 625 625 625। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न में, फिक्स ऑर्डर में, ठीक है, फिक्स आपका जो क्रम है उसी में क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बच्चों, लेकिन ये साथ साथ में आपका रिपीटिंग भी है। अशांत आवर्ती बोल सकते हैं इस चीज को हम, ठीक है। आवर्ती का मतलब हो गया कि आवर्ती हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति या आवर्ती हो रही है। देख लो 625 625 625 की आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है, रिपीटिंग हो रही है। और इसको लिखने का एक और तरीका है कि जिस नंबर की या जिस पैटर्न की बार बार रिपीटेशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उस पैटर्न के ऊपर आपको बार लगा देनी है। जैसे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 0.625 की, तो आपको क्या करना है, 625 के ऊपर बार लगा देनी है। पॉइंट लगाओ, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, किसका रिपीटेशन हो रहा है, 6 का, तो 6 लिखो, उसके ऊपर बार लगा दो, 3 लिखो, उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। और एक चीज़ क्या थी, एक चीज़ आपकी थी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं अशांत अनावृत्ति, मतलब इसमें आवर्ती नहीं हो रही हो, ठीक है। या अशांत अनवसानाई आवर्ती, अनवसानी आवर्ती भी बोलते कई जगह इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह के कुछ भी नंबर आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, यह आपका आएगा किसके अंदर, यह आपका रेशनल में आएगा बच्चों। यह आपकी परिमेय संख्याएं होगी, जितने भी दशमलव प्रसार या जिनका भी दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपांशन आपका टर्मिनेटिंग हो, आपका क्या हो, डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, वो सब के सब क्या होंगे, वो सारे के सारे रेशनल होंगे, परिमेय होंगे। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर रिपीटिंग वाला कोई है तो वो हमेशा क्या होगा, रेशनल, यानी कि ये वाला रेशनल होने वाला है। यार एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, जो 2/3 है वो रेशनल नंबर है ना। देख लो 2 और 3 क्या है, इंटीजर है, p/q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपकी बन रही है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती फलन है, या अशांत आवर्ती फलन नहीं, सॉरी, जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो क्या है, आपकी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, ये आपकी इर्रेशनल नंबर्स हैं,
ठीक है। और इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं यार, जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं ना वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है, जैसे √2, √3, क्या √4 है क्या? अगर मैं बात करूँ √4 की तो क्या √4 आपका इर्रेशनल का एग्जाम्पल है? नहीं है बच्चों √4। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, आपका पूर्ण वर्ग है और इससे बाहर आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जितने भी नंबर्स जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो संख्याएं जो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, उन सभी का वर्गमूल जो है वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होगी। वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका अंडर रूट जो है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। तो आप इसका ऐसा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं और अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि एक फिक्स पैटर्न में एक फिक्स आपकी आवृत्ति होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न, ये कैसे भी नंबर आ जा सकता है और यहाँ पर डेसिमल के बाद रुक जाएगा, वहाँ पर डेसिमल के बाद नहीं रुकेगा। और अब एक छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, द वेरी फेमस क्वेश्चन, कि जो पाई है वो तो आपका इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जो आपका 22/7 है, जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो भी इसी टॉपिक का है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप लोग लेते हैं पाई अप्रॉक्सीमेट 22/7। आप जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, मेंसुरेशन के या फिर सर्कल्स के, तो उसके अंदर आपने पाई को 22/7 लिया होगा। पर बच्चों ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये आपका लगभग में मान होता है, ठीक है। लेकिन जो पाई है और 22/7 है उसमें यहाँ पर क्या होता है, एक विरोधाभास होता है। क्या विरोधाभास होता है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है? कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि जो पाई है ये आपका इर्रेशनल हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, लेकिन जो 22/7 है वो परिमेय है, वो रेशनल है। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है बच्चा? जो बता पाए वीडियो को पॉज करके कमेंट कर देना, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखो जो पाई है ना उसकी वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, वो होती है 3.1423, इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। और जो ये है ना इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स रिपीटेशन होता है। ऐसा कोई फिक्स रिपीटेशन होता है 3.142587, कुछ इसी तरीके का परफेक्ट एक रिपीटेशन होता है। क्या होता है कि 142587 इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ आपकी बार बार रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन, और यहाँ क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा। ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने अभी बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो आपका रेशनल होता है, परिमेय होता है। दैट मीन्स ये आपका परिमेय है और ये इर्रेशनल यानी कि आपका अपरिमेय है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी भी पहली जो दो चीज़ें हैं या 3 अंक हैं वो समान है। देख लो 3.142, 3.142 ये इक्वल है। इसलिए क्या होता है, हम इसको अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं 22/7 ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी पड़े छोटी क्लासों के अंदर। बट एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। एक छोटा सा पॉइंट होता है उससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी कि पाई तो है इर्रेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये अशांत अनावर्ती फल होता है और ये अशांत आवर्ती होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.142587 इसकी वैल्यू, इसका दशमलव प्रसार, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दैट मीन्स आपका अशांत आवर्ती है, तो ये हो जाएगा परिमेय और ये हो जाएगा अपरिमेय। एक छोटा सा कांस्टेंट और देख लेते हैं, E 2.71 इसकी वैल्यू होती है और E को हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। आप इसको बोल सकते हो नेपियर नियतांक, ठीक है। वो होता है E जिसकी वैल्यू होती है 2.71। तो एक छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहेगा, एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन है कि भैया E की पावर पाई बड़ा होता है या पाई के पावर E बड़ा होता है, इसके बीच में कौन सा साइन आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से बड़ा कौन है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तब तक आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि E की पावर पाई एंड पाई के पावर E, इन दोनों में से कौन बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन है ये।
पॉइंट नंबर 1 जो है आपका वो है इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट कन्वर्स ऑफ इट नीड नॉट ट्रू, या कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है परंतु इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। कैसे नहीं है वो देखते हैं। पहली चीज़ पूर्णांक, पूर्णांक में लिखता हूँ 2, -2 एंड -3, ये मैंने पूर्णांक लिखे। तो क्या ये रेशनल नंबर्स हैं, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है। इन सबके अपॉन में 1 लगाओ, p/q फॉर्म बन रही है सब में p एंड q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है सब में p/q की रूप बन रही है। सबके अंदर आपका p और q पूर्णांक है और किसी में भी q 0 नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। ये रेशनल भी हैं और ये इंटीजर भी हैं, ये पूर्णांक भी हैं और ये आपकी परिमेय संख्याएं भी है। ठीक है, और भी कोई पूर्णांक या इंटीजर आप लेंगे और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका रेशनल नंबर डेफिनेटली होगा, 100% होगा। कोई भी आप लेके देख लेना। नाउ मैं लेता हूँ 2/3। तो 2/3 आपका रेशनल नंबर है। देख लीजिए p/q फॉर्म p/q का रूप बन रहा है। p और q आपका पूर्णांक है यानी इंटीजर है। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन मैं बात करूँ 2/3 क्या पूर्णांक है, क्या आपका इंटीजर है? तो पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है? पूर्ण अंक, पूरा अंक, कंप्लीट नंबर। 2/3 तो क्या होता है? 0.6 के ऊपर बार, ये होता है। ठीक है, लेकिन मुझे तो पूरा नंबर चाहिए तभी तो पूर्णांक होगा। दैट मीन्स ये पूर्णांक नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर जब मुझे इंटीजर को रेशनल नंबर प्रूफ करना था, जब मुझे पूर्णांक को परिमेय संख्या बताना था ना, तो मुझे सब में देखना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब मुझे रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बताना था तो मुझे सिर्फ एक चीज़ देखनी पड़ी, नेगेटिव हुई। जैसे ही मैंने बोल दिया ये चीज़ हो गई। तो यही देखिए मैथ के अंदर कोई प्रूफ का क्वेश्चन आए या फिर लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है, तो हमेशा किसी भी चीज़ को सत्य साबित करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए, पूर्ण सिद्ध करने के लिए आपको हर जगह हर चीज़ को ट्रू दिखाना है, हर जगह पे सत्य दिखाना पड़ेगा। सत्य दिखाया, ठीक है, इसमें हर जगह पर मैंने इसको ट्रू बताया, मैंने सत्य बताया, कंडीशन को फॉलो करवाया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आया मैंने एक बार ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया या गलत कर दिया, तो क्या हो गया? पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए या सही साबित करने के लिए सब कुछ आपको सही करना पड़ता है, सब कुछ प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन किसी को नेगेटिव करना हो तो एक ही एग्जाम्पल बहुत है। तो ऑप्शन डिस्कार्ड करना बोलते हैं वैसे इसको, कि ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। तो डिस्कार्ड करने के लिए एक नेगेटिव अप्रोच ही काफ़ी है। लाइफ हो चाहे मैथ्स हो, आपको अच्छा बनते हुए और अच्छी चीज़ करते हुए पूरी लाइफ लग जाती है, पूरे कई साल लग जाते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही आपने कोई भी गलती की आपका कैरेक्टर नेगेटिव हो जाता है कि यार उससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। खैर ये फिलोसॉफी में चला गया मैं। मैथ्स के अंदर भी सेम चीज़ ही है। खैर मैथ्स और लाइफ एक ही चीज़ है भाई, लाइफ आई फिर तो मैथ्स आया, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती होगी। अगेन फिलोसॉफी में नहीं जाते, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 इज सम ऑफ अ रेशनल एंड अ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। जो आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है या जोड़ होता है वो हमेशा इर्रेशनल होगा। देख लीजिए 2 + √3, ये नंबर क्या है? ये नंबर आपका पूरा का पूरा इर्रेशनल नंबर है। देखिए जो 2 है, जो 2 है वो आपका रेशनल है और √3 जो है वो आपका इर्रेशनल अपरिमेय है। तो ये जो कंप्लीट नंबर बनेगा 2 + √3 ये हमेशा आपका क्या होगा? ये हमेशा आपका इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट वाली क्वांटिटी भी साथ में आ गई। आप अगेन इसमें डेफिनेशन लगा के देखो, अपॉन में 1 लगाया तो देखो p/q फॉर्म बन जाएगा। अपना q जो है वो इंटीजर भी बन जाएगा। लेकिन 2 + √3 क्या इंटीजर है? 2 + √3 क्या आपका पूर्णांक है? नहीं है ना। तो वहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं होगी, वहाँ पर डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। और डेफिनेशन या कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो वो रेशनल नहीं होगा। और कोई नंबर अगर रेशनल नहीं हुआ तो वो क्या होने वाला है? डेफिनेटली वो इर्रेशनल होने वाला है। तो ये हो गई चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट बना, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। परिमेय तथा अपरिमेय का जोड़ जो है वो हमेशा क्या होगा? आपका इर्रेशनल। थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एडिशन था या सम था, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, नॉन ज़ीरो, ठीक है। अगर नॉन ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा आपका इर्रेशनली रहेगा। सपोज 2 × √3, 3 × √7, 5 × √5, तो इन सब में क्या होगा? साथ में रूट चिपक जाएगा। तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? आपका इर्रेशनल। पूरा का पूरा जो नंबर है वो
अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो कहता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, जीरो हर किसी को जीरो बना देता है। ये इसकी क्या है खास बात है, ये खुद भी डूब रहा होता है और दूसरे को भी डुबा देता है। जैसे एक 0 नंबर वाला बच्चा है, वो किसी अच्छे बच्चे के पास बैठता है तो वो उसको भी ले डूबता है बेचारे को, उसको भी जीरो की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, तो वो खुद डूबता है और दूसरे को भी ले डूबता है। तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो देख लीजिए इसीलिए यहाँ बोला है प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, मतलब जीरो के अतिरिक्त, जीरो के अलावा वाला पार्ट। तो इसको मेंशन नहीं करने का ये रीजन है क्योंकि अगर जीरो को मेंशन कर लिया तो वो जीरो बन जाएगा और जीरो एक परिमेय संख्या है, आप सभी को पता है जीरो एक रेशनल नंबर है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इर्रेशनल नंबर करना था मुझे। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके। तीसरा पॉइंट हो गया क्या, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। देख लीजिए जहां पर क्या था, रेशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अतिरिक्त, वहां पर तो मुझे क्या मिला इर्रेशनल, और जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रेशनल मिल गया। एक और चौथा पॉइंट इसी से मैं जनरेट कर सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेशनल नंबर एंड irrational number is always rational number, या the product of zero and irrational number always rational number। आपका जो जीरो है और जो आपकी अपरिमेय संख्या है उसका गुणा क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो का किसी से भी गुणा किया तो मुझे जीरो ही मिलना है और जीरो आपका परिमेय होता है, रेशनल होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे आपके फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर। Now the last important point number 5, some difference, product and quotient of two irrational numbers may be rational or irrational। sum यानी आपका जोड़, difference यानी आपका घटाव, product यानी आपका गुणा और quotient यानी आपका भाग, वो अगर दो हम अपरिमेय संख्याओं के बीच में लगाएं तो क्या होता है, आपको रेशनल यानी परिमेय भी मिल सकता है, इर्रेशनल यानी अपरिमेय भी मिल सकता है। तो पहले सम का लगाकर देखते हैं। मेरे पास एक रेशनल नंबर है 2 + √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है, और दूसरा इर्रेशनल मैंने नंबर लिया 2 - √3। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं करवाता हूँ एडिशन। ये दो इर्रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, और इन दोनों के बीच जब मैं एडिशन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल आंसर आएगा 4। ठीक है, तो मुझे मिल गया क्या, रेशनल। यहाँ मुझे मिला R, दैट मीन्स रेशनल, या फिर मैं बोल सकता हूँ, इसका सिंबल ही दिखा देता हूँ ना, Q। और अगर मैं इन दोनों के बीच में ही इस तरीके से प्लस लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा बच्चों 4 + 2√3, दैट इज आपका Q क्वांटिनम। Q क्वांटिनम किसका सिंबल होता है, आपके अपरिमेय संख्याओं का। और जो ये सेम चीज़ है, इसके बीच में अगर मैं माइनस लगाऊं तो ऐसा, तो क्या मिलेगा, देखिए ब्रैकेट खुलेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो सेम चीज़ सेम में से माइनस हो रही है, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 0, दैट इज अगेन आपका Q। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो मैंने मल्टीप्लाई किया भैया 2√3 को 2√3 से, तो मुझे मिला 2 × 2 = 4 और √3 × √3 3, दैट इज 12, और 12 मेरा होता है Q। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2√3 को 2√5 से, तो मुझे मिलेगा 4√15, दैट इज मेरा Q क्वांटिनम। ये क्या है आपका, इर्रेशनल। क्यों, क्योंकि √3 और √5 √15 होता है, और ज़्यादा कुछ सॉल्व होगा नहीं, रूट में से कुछ बाहर आएगा नहीं, तो 4√15 ही रह जाएगा। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंट की, तो देखिए भाग की 2/√7 अपॉन √7। ठीक है, ऐसा, तो देखिए √7 से √7 कैंसिल आउट, मुझे मिला 2, दैट इज मेरा Q। ठीक है, और ये क्वेश्चन NTSC के अंदर आया था 10th क्लास के अंदर कि ये रेशनल है या इर्रेशनल नंबर है। 2/√7 अपॉन √7 आपका रेशनल होगा या इर्रेशनल, तो पता चल रहा है, देख लिए रेशनल नंबर है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, सपोज √7 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका Q क्वांटिनम। ठीक है, तो देखिए आपका प्रोडक्ट किया मैंने डिफरेंस किया, मैंने सम किया और मैंने क्वेश्चन किया, वो सब मैंने आपके सामने किया है। इर्रेशनल नंबर्स का, अपरिमेय संख्याओं का मैंने गुणा कर दिया, भाग कर दिया, घटाव कर दिया, जोड़ कर दिया, तो सब में मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या निकल के आई, किसी में आपका रेशनल आ रहा है, किसी में इर्रेशनल, रेशनल, रेशनल, इर्रेशनल, रेशनल, इर्रेशनल। मतलब कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर मे बी रेशनल और इर्रेशनल, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। यानी कि
जोड़, बाकी, गुणा और भाग अगर मैं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में लगाता हूं तो मुझे वो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर। तो देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं आपके पूरा का पूरा एक चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, और आर डी शर्मा भी मिलेगा आपको और अदर बुक्स में भी मिल जाएगा। तो इसकी मेन बात तो हम उस चैप्टर के अंदर करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम शो करते हैं z से और इसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b। a एंड b जो है वो आपके यहाँ होते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, और जो i है, ये i जैसा तो दिख रहा है, वो होता है बच्चा आयोटा, और इस आयोटा की वैल्यू होती है i इज इक्वल्स टू √-1। ये एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, काल्पनिक होती है। क्यों होती है बच्चों काल्पनिक या इमेजिनरी? क्योंकि आपने कभी देखा क्या कि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है? रूट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखी है। जब हम श्रीधराचार्य लगाते थे तो क्वाड्रेटिक में कभी रूट के अंदर नेगेटिव देखा था क्या? नहीं आया था ना। और जहाँ आता था वहाँ हम क्या कहते थे? काल्पनिक या इमेजिनरी है। तो बस इस -√1 को हम कहते थे आयोटा i, और इसी से निकल कर आ गया एक नया नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर इसके ऊपर जो डेप्थ में स्टडी है वो हम चैप्टर नंबर 5 को जब करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नंबर सिस्टम जो है फिनिश हो गया है। नंबर सिस्टम का एक क्विक फायर जरूर आएगा जब आपकी सेट थ्योरी चलेगी, तो आप उस टाइम इसको अच्छे से याद करते हुए चले, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत फास्ट खींचूंगा इसको। यहाँ पर मैंने इसको 3 वीडियोज़ दिए हैं, लेकिन वहाँ पर मैं इसको फास्ट खींचने वाला हूँ बहुत ही। और एक वीडियो के अंदर आपका जो स्पेशल नंबर ऑन सेट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसा करके वीडियो आएगा। और किसी ने सेट थ्योरी का अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें देखिएगा कितने अच्छे तरीके से बताया है। और अब उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उस टाइम थोड़ा बोर्ड छोटा था और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया है। ओके, तो इसी के साथ जो आज का वीडियो सेशन है वो यहीं वाइंड अप करते हैं। और देखिए बच्चों, हमने जो नंबर सिस्टम है, जो मेजर पार्ट था FOM का, वो हमने फिनिश कर दिया है। नंबर सिस्टम हमने आज फिनिश कर दिया है। मेरी तरफ से जो FOM, जो आपका 0th चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स है 11th क्लास का, वो मैंने 40 to 45% कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ चीज़ें और रही है, उन्हें भी पढ़ेंगे और फिर हम लॉगरिथम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे।